जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका साथी अमर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग जीएस सुधा बुक को पढ़ रहे थे और मुगल काल को हम लोग लगभग समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग स्टडी करेंगे उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में। उत्तरवर्ती मुगल काल के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसके चारों बेटों में साम्राज्य को लेकर लड़ाई होती है। फिर जो है एक अलग तरीके की साम्राज्य की स्थापना होती है जिसको इतिहासकार उत्तरवर्ती मुगल काल के नाम से जानते हैं या उत्तरवर्ती मुगल काल के नाम से उसको कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम उत्तरवर्ती मुगल काल में पहला शासक आता है जिसका नाम है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का टाइम पीरियड 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक माना जाता है। इसका मूल नाम मोहम्मद मुअज्जम और इसको उपाधि जो थी, इसको शाह आलम प्रथम की उपाधि ये धारण करता था। ठीक है, इसका क्या नाम था? मोहम्मद मुअज्जम इसका नाम था और उपाधि जो था शाह आलम प्रथम का उपाधि धारण करता था। ठीक है, उपनाम शाह बेखबर या इसको खफी खान के द्वारा दिया गया था। शाह बेखबर भी इसको कहा जाता था। ठीक है, जाजाऊ का युद्ध 1707, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जाजाऊ का युद्ध है, ये आगरा के पास जाजाऊ में अपने भाई आलम को 18 से 20 जून 1707 को पराजित कर मार डालता है। आलम इसका भाई रहता है, इसको यह जाजाऊ के युद्ध में मार डालता है और जनवरी 1709 ईस्वी में हैदराबाद पहुंचकर अपने छोटे भाई कामबख्श और उनके पुत्रों को भी मार डालता। देखिए किसको किसको मारता है। पहले अपने भाई आलम को पराजित करता है, फिर जाता है हैदराबाद में अपने छोटे भाई कामबख्श को मार देता है। फिर क्या, अपने पिता औरंगजेब की संकीर्ण नीतियों को छोड़कर समन्वयवादी नीतियां अपनाई, राजपूतों और जाटों के साथ अच्छे संबंध बनाए। ठीक है, सिखों से मधुर संबंध नहीं हो पाए लेकिन कोई विद्रोह नहीं हुआ। जैसे औरंगजेब था, वो सिखों के गुरु को मरवाया था, तो इस तरीके से इसका सिखों से तो मधुर संबंध नहीं बन पाते हैं। ठीक है, लेकिन जो था ये राजपूतों और जाटों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लेता है। ठीक है, वहीं 1712 में उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद उसका पुत्र जहांदार शाह शासक बना। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका पुत्र 1712 में जहांदार शाह शासक बनता है। जहांदार शाह के बारे में देखते हैं। जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है और सारी शक्ति उनके वजीर जुल्फिकार खान के हाथों में थी। जहांदार शाह लाल कुमारी नामक वेश्या के प्रति आसक्त था और उसे शासन में हस्तक्षेप की अनुमति दी थी। इसी कारण उसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। लंपट मूर्ख इसको कहा जाता है, किसको? जहांदार शाह को। ठीक है, सैयद बंधुओं अब्दुल खान और हुसैन अली ने 1713 ईस्वी में अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर के सहयोग से जहांदार शाह की हत्या करवा दी। ठीक है, अब इसके बाद कौन शासक बनता है? फर्रुखसियर शासक बनता है। देखिए इधर का टॉपिक जो है, जो उत्तरवर्ती मुगल काल का टॉपिक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब आजकल के एग्ज़ाम देखेंगे जो हाल ही के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें उत्तरवर्ती मुगल काल से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, और हाँ, आज हमारा लोगो भी चेंज हो गया है और अगर अच्छा लगा हो तो लोगो तो थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब फर्रुखसियर आता है। फर्रुखसियर 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। तो फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। क्या घृणित कायर के नाम से जाना जाता था? सैयद बंधुओं अब्दुल खां और हुसैन खां की सहायता से सिंहासन पर बैठा था। ये किसकी सहायता से? अब्दुल खां और हुसैन खां की सहायता से सिंहासन पर बैठता है जहांदार शाह की हत्या करने के बाद। ठीक है, फिर क्या, अब्दुल खान को वजीर और हुसैन अली को मीर पक्ष नियुक्त किया गया। देखिए, क्योंकि इनकी सहायता लिया है तो इनको कोई ना कोई पद तो देना ही पड़ेगा, तो इसलिए अब्दुल खान को ये वजीर का पद देता है और हुसैन अली को मीर बख्श नियुक्त करता है। ठीक है, जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया औरंगजेब ने। देखिए, अकबर ने जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लेना स्टार्ट कर दिया। फिर फर्रुखसियर आता है, ये जजिया कर पर फिर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन 1717 में पुनः लागू कर देता है। देखिए, स्टार्टिंग में 1713 में बंद करता है, प्रतिबंध लगाता है, फिर 1713 में फिर से जजिया कर स्टार्ट कर देता है, यानी कि जजिया कर पुनः लागू कर देता है। फिर वहीं वह असाध्य रोग से पीड़ित था, फोड़ा यानी कि
असाध्य रोग उससे पीड़ित था, जिसका उपचार डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया संबंधी को पश्चिम बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी। इसके बदले संबंधी ने उसे 3000 रुपये वार्षिक देने का वादा किया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में तो ये लोग अपने कारखाना जगह जगह पर स्थापित करते हैं। औरंगजेब के कार्यकाल से ही स्थापनाएं होने लगती हैं कारखानों की। तो जब ये पश्चिम बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के संबंध में कुछ अनुमति मांगती है तो उसको अनुमति देता है, और उसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी इसको 3000 रुपये वार्षिक पेंशन देने का वादा करता है कि हम लोग 3000 रुपये वार्षिक आपको देंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक। फिर नेक्स्ट आता है कि सिखों के नेता बंदा बहादुर को फांसी दी थी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि बंदा बहादुर को फांसी किसने दिया था, तो फर्रुखसियर ने दिया था। ठीक है। फर्रुखसियर की हत्या सैयद बंधुओं ने की थी। वही सैयद बंधु जिसने इसको गद्दी पर बैठवाया था उन्हीं ने इसकी हत्या भी कर दी। ठीक है। इसके बाद रफ़ी उद्दरजात और रफ़ी उद्दौला बादशाह बने, पर दोनों की बीमारी के कारण शीघ्र मृत्यु हो गई। यानी कि रफ़ी उद्दरजात और रफ़ी उद्दौला ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बीमारी के कारण इनकी जल्दबाजी में मृत्यु हो जाती है जल्दी में, तो इस नाते ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ज़्यादा दिया भी नहीं है इनके बारे में। ठीक है। अब आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह एक इम्पॉर्टेंट नाम निकल के आता है उत्तरवर्ती मुगल काल में, जिसका टाइम पीरियड होता है 1719 से 1748 ईस्वी। इसका मूल नाम क्या था? रोशन अख्तर। इसका मूल नाम था रोशन अख्तर। 1720 में सैयद बंधुओं का अंत हुआ और जजिया कर पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब यहीं से जजिया कर जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। कब? 1720 ईस्वी में। देखिए मोहम्मद कासिम आता है। मोहम्मद कासिम अरब आक्रमणकारी था, वो आता है, वो जजिया कर स्टार्ट करता है। फिर धीरे धीरे जजिया कर का जो था कार्यक्रम ऐसे चलता रहता है। कभी जजिया कर बंद होता है, कभी जजिया कर पुनः स्टार्ट होता है। अकबर बंद करता है, फिर औरंगजेब चालू करता है, फिर फर्रुखसियर बंद करता है, फिर 1717 तक फिर चालू करता है। फिर उसके बाद अंततः 1720 में जाकर जजिया कर पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। और वो क्या, ये मोहम्मद शाह के कार्यकाल में होता है, यानी कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में जजिया कर पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट है इसके समय 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध, कहाँ का युद्ध? करनाल हरियाणा में है। करनाल का युद्ध लड़ा और मोहम्मद शाह को पराजित कर दिल्ली को लूट लिया। इसको पराजित करता है और दिल्ली को लूट लेता है कौन? नादिर शाह। वह तख्ते ताउस जानते हैं, जो शाहजहां ने मयूर सिंहासन से बनवाया था, जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा गया था, वही होता है तख्ते ताउस, उसी को बोलते हैं। यानी कि मयूर सिंहासन, क्या मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा छीन कर भारत से ले गया। ठीक है, कौन? नादिर शाह। फिर क्या, वह रंगीला बादशाह के नाम से ही प्रसिद्ध था। ठीक है, यह किसके नाम से प्रसिद्ध था? मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह रंगीला नामक बादशाह के मतलब नाम से प्रसिद्ध था। देखिए पहले सर्वप्रथम तख्ते ताउस पे या मयूर सिंहासन पर शाहजहां बैठा था, क्योंकि उसने ही बनवाया था उसको। उसके बाद अंतिम जो शासक होता है तो यही होता है मोहम्मद शाह, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। ये तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट होता है। ठीक है, मोहम्मद शाह ने 1748 तक शासन किया था। कब तक किया था? 1748 तक किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मोहम्मद शाह तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। देखिए वही चीज़ जो मैं भी कह रहा था कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला जो था वो अंतिम शासक था। ठीक है, फिर आता है अहमद शाह। अहमद शाह का टाइम पीरियड है 1748 से 1754 ईस्वी। इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के सेनापति था। ये नादिर शाह का सेनापति था कौन? अहमद शाह अब्दाली। ये दिल्ली पर आक्रमण करता है। ये किसके समय में? अहमद शाह के समय में। ठीक है, फिर आता है आलमगीर। ये भी इंपॉर्टेंट है। आलमगीर 1754 से 1759 ईस्वी तक। इसके काल में ब्लैक होल की घटना होती है। ब्लैक होल की घटना कब होती है? 20 जून 1756 में घटी, जब नवाब सिराजुद्दौला ने मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों को काल कोठरी में कैद किया। ठीक है, इसमें माना जाता है कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया था, उसमें से काफ़ी लोग मर गए थे। ठीक है, इस तरीके की एक काल कोठरी की, जिसको ब्लैक होल घटना भी कहते हैं, काल कोठरी की घटना कहते हैं, तो वो सामने निकल कर आती है। ठीक है, इसके बाद
इसके काल में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध होता। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें नवाब हार गया। ठीक है, फिर कौन आता है? शाह आलम द्वितीय आता 1759 से 1806। इसका मूल नाम था अली गौहर। क्या नाम था? अली गौहर। प्लासी का युद्ध ही था जो ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेजों को एकदम भारत पर हावी होने के लिए सबसे ज़्यादा जो मिला था, उनको मोटिवेशन जो मिला था वो प्लासी के युद्ध से ही मिला था। ठीक है, जब यहाँ जीत जाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव जब यहाँ जीत जाता है ना, तो उसको कहने का मतलब पूरी तरीके से भारतीय सत्ता पर एक प्रकार से स्थापना जो था अंग्रेजों का होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अली गौहर के बारे में देखते हैं। अली गौहर इसका मूल नाम था। इसके काल में बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। इस युद्ध में शाह आलम द्वितीय, नवाब मीर कासिम और नवाब शुजाउद्दौला की त्रिगुट सेना और ईस्ट इंडिया संबंधी के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ संयुक्त सेना शाह आलम द्वितीय है, नवाब मीर कासिम है, नवाब शुजाउद्दौला है, इन तीनों की सेना के बीच बक्सर का युद्ध होता है। और इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ रहती है, एक तरफ ये तीनों सेना रहती हैं। और अंततः जिसमें त्रिगुट की हार होती है और शाह आलम को इलाहाबाद में नज़रबंद कर दिया जाता है। ठीक है, फिर त्रिगुट की हार हो जाती है। इससे धीरे धीरे अंग्रेज जो थे वो हावी होते गए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये हावी होती चली गई। ठीक है, फिर क्या 1765 में अंग्रेजों ने शाह आलम से बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्राप्त कर ली। ठीक है, अब राजा यहाँ पर जो शासक थे वो पेंशन पर रहने लगे, वो पैसा देकर तब राज्य कर रहे हैं। ठीक है, इसके काल में पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? तो ये 14 जनवरी 1761 को होता है। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के वजीर इमाद उल मुल्क और इब्राहिम खान गारदी का समर्थन मिला। अहमद शाह अब्दाली ने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार? तो क्वेश्चन बनता है कितनी बार किया था, तो 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। फिर आता है कि 1772 में मराठों की मदद से शाह आलम द्वितीय दिल्ली वापस आया। कौन? शाह आलम द्वितीय दिल्ली वापस आया और 1806 में गुलाम कादिर खान ने उसकी हत्या करवा दी। कब? 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवा दी? तो गुलाम कादिर खान ने उसकी हत्या करा दी। अब आता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। 1806 से 1837 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन भोगी था। इसकी पेंशन के लिए राजा राममोहन राय लंदन गए थे। राजा राममोहन राय इसकी पेंशन के लिए लंदन गए थे और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला बादशाह यही था। कौन? अकबर द्वितीय। नेक्स्ट आता है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि भी इसी ने प्रदान किया था। किसने? अकबर द्वितीय ने। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय वही है। इसका टाइम पीरियड 1837 से 1857 तक है। 1857 के युद्ध में भी शामिल होता है बहादुर शाह द्वितीय और यही अंतिम मुगल सम्राट भी होता है बहादुर शाह द्वितीय। देखिए इसमें क्या दिया गया है, अंतिम मुगल सम्राट जिसे 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का सम्राट घोषित किया गया था और 1858 ईस्वी में उसे रंगून यानी कि निर्वासित कर दिया। रंगून जो बर्मा में है, बर्मा अब जो कि म्यांमार है जिसका नाम, वहाँ इसको निर्वासित कर दिया गया था, जहाँ 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसकी बहादुर शाह द्वितीय की। ये थे उत्तरवर्ती मुगल काल के जो थे प्रमुख शासक थे, उनसे संबंधित जो भी तथ्य था उसको हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पूरे मुगल काल, उत्तरवर्ती मुगल काल, पूर्ववर्ती मुगल काल, पूरा मुगल काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको अब हम लोग एक एक तरह देखेंगे। इसमें दिया गया है किताब में, अच्छी चीज़ें हैं कि एक बार हम लोग पूरा रिवीजन करते हैं, फिर लास्ट में हम लोग उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य रहते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है कि मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। क्या थी मुगल काल की राजभाषा? तो फारसी थी। अकबर और राजपूतों का संबंध कैसा था, इसके बारे में। अकबर और राजपूतों का संबंध कैसा था? तो राजपूतों की कट्टर वफादारी अकबर के साम्राज्य के विस्तार और स्थिरता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अकबर ने राजपूतों को सम्मानपूर्वक व्यवहार दिया और उन्हें मनसबदार पद प्रदान किए। उसने राजपूतों के साथ गहरे गठबंधनों को बढ़ावा दिया, जिसमें मेवाड़ के राजा भारमल की बेटी हरखा बाई से विवाह भी शामिल था। ठीक है, मेवाड़ के राजा हरखा बाई से उसने विवाह भी किया था अकबर से। ठीक है, और जोधा से भी अकबर का विवाह हुआ था।
अब हारखाबाई ही जोधा, ये मुझको एग्जैक्ट नहीं पता, बट जोधाबाई से भी अकबर का विवाह हुआ था। ठीक है। जहांगीर के लगभग 4 दशक लंबे संघर्ष के बाद मेवाड़ के राजा अमर सिंह ने मुगल संप्रभुता स्वीकार कर ली, जिससे राजपूताना पर मुगल नियंत्रण स्थापित हुआ। हालांकि मेवाड़ और मारवाड़ को उनकी सीमित स्वतंत्रता दी गई, इसलिए उन्हें वतन जागीर के नाम से भी जाना गया। ठीक है। फिर आता है औरंगजेब और राजपूतों का क्या संबंध था, कैसा संबंध था औरंगजेब और राजपूतों का। तो उत्तराधिकार की राजनीति में हस्तक्षेप करते हुए औरंगजेब ने राजपूतों के साथ भिन्न व्यवहार किया। उसने कठोर धार्मिक नीति अपनाई, जिन्हें राजपूतों ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है। मुगल प्रशासन, मुगल साम्राज्य की संगठनात्मक संरचना में कई स्वायत्तताएं जैसे दिल्ली सल्तनत और शेरशाह सूरी काल से चली आ रही थी। मुगल साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया गया था और औरंगजेब के शासनकाल में और अधिक बढ़ गए थे। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में ये सब बढ़ गया था। ठीक है। राजस्व प्रशासन कैसा था? अकबर ने दहसाला प्रणाली शुरू की थी, जिसमें कराधान के लिए 10 वर्षों की औसत उपज का हिसाब रखा जाता था। यानी कि दहसाला प्रणाली क्या थी? उसमें कराधान के लिए जो 10 वर्षों की औसत उपज होती थी, उसका हिसाब किताब रखा जाता था दहसाला प्रणाली के अंतर्गत। यह प्रणाली उस समय की जब्ती व्यवस्था में सुधार थी। इसके अलावा बटाई यानी कि गल्ला बॉक्स, कंकुट और नाशक जैसी प्रणालियां भी उपयोग में थी। ठीक है। बटाई या गल्ला बॉक्स क्या था? कटाई के बाद फसल को संतुलित ढेरों में बांटा जाता था, जिनमें से अधिकारी अपने हिस्से को ग्रहण करते थे। कंकुट क्या था? कंकुट जो था ये सर्वेक्षण के आधार पर कर का निर्धारण होता था, और नाशाक जो था ये पिछले अनुभव के आधार पर राजस्व का अनुमान लगाया जाता था। ठीक है। फिर जमींदार क्या, जमींदारों की क्या भूमिका थी मुगल काल में? तो जमींदार वे छोटे भूस्वामी थे, केंद्रीय प्राप्त अपनी पुश्तैनी जमीन होती थी उनके पास। उन्हें भूमि राजस्व संग्रहण का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था, जो कुल राजस्व का 25% तक हो सकता था। हालांकि मुगल काल में जमीन का मालिक किसान ही माना जाता था, और जब तक किसान कर चुका होता तब तक जमींदार उसे ज़मीन से बेदखल नहीं कर सकता था। यानी कि किसान ज़मीन का मालिक होता था, और अगर वह टाइम टू टाइम कर चुका रहा है तो जो क्या बोलते हैं उसको, जमींदार जो होता है वो उसको उसके ज़मीन से बेदखल नहीं कर सकता। ठीक है। अब मनसबदारी प्रणाली और सैन्य संगठन क्या थी, कैसे कैसे वहाँ पर सैन्य संगठन थे, तो इसके बारे में अकबर ने कुलीन और सेना को एकजुट करने के लिए मनसबदारी प्रणाली शुरू की, जिसकी उत्पत्ति चंगेज खान से जुड़ी मानी जाती है। इसमें प्रत्येक अधिकारी को एक मनसब या पद दिया जाता था, जिसकी रैंक 10 से लेकर 5000 तक होती थी। मनसबदारों को नगद वेतन या जागीर के रूप में भुगतान किया जाता था, यानी कि इनको नगद वेतन दिया जाता था मनसबदारों को। सभी जागीरदार मनसबदार होते थे, लेकिन सभी मनसबदार जागीरदार नहीं होते थे। सभी जागीरदार मनसबदार होते थे, लेकिन सभी मनसबदार जागीरदार नहीं होते थे। बाद में मनसब को जात, पद और वेतन और सवार यानी कि घुड़सवार सेना की संख्या में बांटा गया। फिर क्या था? सेना में दाग, घोड़े पर निशान और हुलिया, ये सब वर्णात्मक रोल जो था ये भी प्रणाली लागू हुई थी। ठीक है। सैन्य विभाग, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, कुलीन वर्ग का नेता और खुफिया विभाग का प्रमुख होता था। उसके अधीन खुफिया अधिकारी जैसे बरीद जो था वो खुफिया अधिकारी था, और समाचार रिपोर्टर वाकियान 20 काम करते थे। किसके अंतर्गत? सैन्य विभाग के अंतर्गत, जो मीर बख्शी हुआ करता था। ठीक है। अब देखते हैं भू राजस्व प्रशासन अधिकारी कौन था उस टाइम में। तो भू राजस्व प्रशासन अधिकारी के बारे में देखेंगे तो करोरी एक नाम आता है, जिसको राजस्व की परिसंपत्ति और संग्रह के प्रभारी होता था। कानूनगो जो परगना का अस्थायी राजस्व अधिकारी होता था। चौधरी कानूनगो के अधीन होता था और ऋण भुगतानकर्ता की जांच करता था। ठीक है। पटवारी जो होता था ये गांव की भूमि, किसानों की जोत और फसल के विवरण का रिकॉर्ड रखता था। कौन? पटवारी। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है भूमि के प्रकार उर्वरता के आधार पर। मुगल काल में किस तरीके की भूमि होती थी, क्या क्या उनका उर्वरता के आधार पर कैसे बांटा गया था। तो पोलाज प्रत्येक वर्ष खेत की जाती थी, मतलब प्रत्येक वर्ष खेती की जाने वाली जो भूमि थी उसको पोलाज कहा जाता था। प्रति भूमि 2 साल में एक बार जमीन खाली छोड़ दी जाती थी। चांचर 3 से 4 साल तक बंजर रहती थी, और बंजर भूमि 5 या उससे अधिक वर्षों तक जमीन खाली रहती थी तो उसको बंजर भूमि कहा जाता था। ठीक है। ये तो आजकल भी इसी तरीके से चीज़ें हैं। तो भूमि का राजस्व संग्रहण,
भूमि का राजस्व संग्रहण देखेंगे तो इसमें क्या था, जागीर। जागीर क्या था, आमतौर पर कुलीनों और शाही परिवारों को दी जाने वाली भूमि को जागीर कहा जाता था। खलीसा, सम्राट के सीधे नियंत्रण वाली भूमि को खलीसा कहा जाता था। विद्वान और धार्मिक पुरुषों के लिए विशेष जागीरें होती थी। ठीक है, जागीर के प्रकार कौन कौन सी जागीरें होती थी विद्वान और धार्मिक पुरुषों के लिए, तो जागीर तनख्वाह वेतन के बदले दी जाती थी। मशरूत जागीर कुछ शर्तों के साथ दी जाती थी। अफीम जागीर बिना शर्त के दी जाने वाली जागीर। मनसब से स्वतंत्र वतन जागीर, जमींदारों को उनके गृह प्रदेश में स्थानांतरित किया जाता था। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे चलते हैं। अगला है मुगल केंद्रीय प्रशासन एवं अधिकारी। वजीर का क्या काम था कि प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी वजीर होता था। हालांकि अकबर ने वित्तीय शक्तियां दीवाने आला को सौंपी थी। ठीक है, वजीर सर्वोच्च अधिकारी होता था प्रशासन का, लेकिन अकबर के काल में तो जो शक्तियां थी वो दीवाने आला के पास होती थी। ठीक है, फिर मीर बख्शी क्या होता था, ये सैन्य एवं खुफिया विभाग का प्रमुख होता था। मीर सामन जो था ये शाही घराने और स्टोर का प्रभारी होता था। काजी उल कुज्जात मुख्य काजी न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, सदर उस सुदूर ये धार्मिक विभाग के प्रमुख यानी कि शरीयत कानून की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता था। मुहतसिब ये सार्वजनिक व्यवस्था और आपदाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता था। और मुतसद्दी ये बंदरगाहों के गवर्नर जिन्हें सम्राट सीधे नियुक्त करता था वो होते थे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में क्या है। प्रांतीय प्रशासन के बारे में क्या क्या दिया गया है। प्रांतीय प्रशासन, तो प्रांतीय प्रशासन जैसे सूबा या प्रांत होता था जिसको सेंचुरीदार या सिपाह सालार, नईमरू ये 3-4 नाम दिए गए हैं। ये सूबे का राज्यपाल होता था। ठीक है, कौन, सूबा प्रांत। दीवान राजस्व प्रशासन का प्रभारी, इसको दीवान कहा जाता था। कोतवाल शहर का पुलिस अधिकारी, इसको कोतवाल कहा जाता था। सदर और काजी ये सूबे के धार्मिक अधिकारी होते थे। स्कूरदार ये कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारी होते थे। अमल गुजार ये वित्त अधिकारी होता था। खजंदर ये राजस्व हकदार होता था। सिकदार ये सैन्य और कार्यकारी अधिकारी होता था। अमिल वित्त अधिकारी होता था। और फोतादार ये राजस्व हकदार होता था। ठीक है, कानूनगो ये सब आगे हम लोगों ने पढ़ा था। कानूनगो ग्राम पटवारी का प्रमुख होता था। मुकद्दम जो था ये गांव का प्रमुख होता था। पटवारी जो होता था ये लेखा जोखा करने वाला होता था। चौकीदार जो होता था ये सुरक्षा निगरानी करने वाला होता था, चौकीदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निसार सिक्कों का प्रचलन जहांगीर ने किया था तथा आना सिक्का शाहजहां ने चलाया था। निसार का प्रचलन किसने किया था, जहांगीर ने किया था। और आना सिक्का जो था ये शाहजहां ने चलाया था। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। मनसब शब्द उसके धारक के ओहदे को दर्शाता है। मनसबदारी नागरिक और सैन्य दोनों प्रकार की थी। लगभग पूरे कुलीन वर्ग, नौकरशाही और सेना के पास मनसब थी। ठीक है, जागीरदारी प्रणाली एक जागीर के वेतन के अनुपात में भूमि का आवंटन था। इसलिए प्रत्येक मनसबदार जागीर का हकदार था यदि उसे नगद भुगतान नहीं किया जाता था। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं। अगला है बाबर ने 2 मस्जिदों का निर्माण किया था, एक पानीपत की काबुली बाग और दूसरी रोहेलखंड के संभल में। ठीक है, नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा उसकी विधवा हाजी बेगम ने बनवाया था। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। ये बौद्ध विहार की योजना पर आधारित स्मारक है। फतेहपुर सीकरी में बीरबल का महल भी स्थित है। ठीक है, अकबर ने भी सिकंदरा में अपना मकबरा बनवाना शुरू किया जिसे बाद में जहांगीर ने पूरा करवाया था। ठीक है, सिकंदरा में, आगरा में है सिकंदरा। ठीक, नूरजहां ने आगरा में एतमादुद्दौला का संगमरमर का मकबरा बनवाया था। यह वास्तुकला की तकनीकी पिएट्रा ड्यूरा अर्धकीमती पत्थरों से बने पुष्प डिजाइन के सर्वप्रथम उपयोग के लिए जाना जाता है। ठीक है, जहांगीर ने लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर का अधिक उपयोग और सजावटी उद्देश्यों के लिए पिएट्रा ड्यूरा का उपयोग शुरू किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है जहांगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद और शाहदरा में उसकी समाधि बनवाई, जिससे दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। ठीक है, आगरा में शाहजहां द्वारा निर्मित कुछ महत्वपूर्ण इमारतें हैं। शाहजहां ने आगरा में क्या क्या बनवाया था, मोती मस्जिद बनवाया था, खास महल बनवाया था, मुसम्मन बुर्ज और जिसे जैस्मिन पैलेस जहां शाहजहां ने अपना आखिरी साल कैद में बिताया था उसको मुसम्मन बुर्ज कहा जाता है, इसको बनवाया था। लाल किले
में औरंगजेब द्वारा निर्मित एकमात्र इमारत मोती मस्जिद। और एक चीज़ छूट गया, यहाँ पर ताजमहल भी बनवाया था, आगरा में ही शाहजहाँ ने, ठीक है। फिर क्या, औरंगजेब से जुड़ा एकमात्र स्मारक बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में स्थित है, उसकी पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा है। किसकी है? उसकी पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा। औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद भी बनवाई थी, ठीक है, बादशाही मस्जिद। फिर मुगल काल की कुछ पुस्तकें हैं, उसके लेखक हैं जैसे तुजु के बाबरी, इसके लेखक बाबर, स्वयं बाबर लिखता था। कानून हुमायूं, ख्वाजा अमीर इसके लेखक हैं। हुमायूं नामा, ये हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, ये उनकी हुमायूं की जीवनी है। फिर अकबर नामा अबुल फजल ने लिखा, इसमें अकबर के शासनकाल के इतिहास का वर्णन है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हैं तबकाते अकबरी, ये ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बख्श ने लिखा था। तुजुके जहांगीरी, ये जहांगीर खुद से जहांगीर ने लिखा था। सिर्र अकबर, ये दारा सिकोह की बुक है। सफीनत उल औलिया, ये भी दारा सिकोह की है। मज्म उल बहरीन, ये भी दारा सिकोह की बुक है। और हसमत उल अरिनू, ये भी दारा सिकोह की बुक है। कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग याद रखेंगे, वो सब एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। पातशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी की बुक है। पातशाहनामा, ये भी देखो मोहम्मद वारिस, यहाँ कन्फ्यूजन मत होइएगा, जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको करिएगा। शाहजहाँनामा, ये इनायत खां की बुक है। मासीर आलमगिरी, ये अकील खान जफर की है। और मसीर आलमगिरी, ये जो है ये साकी मुस्तैद खान की। देखिए दोनों में अंतर है, ये मासिर ए आलमगिरी और ये मस्सिर ए आलमगिरी, ठीक है। आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। और मुतखाब उत तवारीर जो है ये बदायनी की बुक है, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बुक थी जो कि एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे मराठा साम्राज्य, इसको कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही रखते हैं। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे कल हम लोग पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।